कहानी की शुरुआत में यूकी क्लासरूम में बैठा हुआ यहाँ से बंक मारने के बारे में सोच रहा होता है और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है यूई और वो उसे परेशान करना शुरू कर देती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे परेशान मत करो। तुम चाहे कैसे भी हो जाओ पर मेरे लिए तुम यूकी ही रहने वाले हो। फिर वो दोबारा से विंडो की तरफ देखता है और ये सोचता है पता नहीं दूसरे वर्ल्ड में क्या हो रहा होगा। पर तभी अचानक इस क्लासरूम में मैजिकल सर्कल अपीयर हो जाता है और यूकी से देखकर एक काफी अच्छी स्माइल करता है। अब आएगा मजा। अगले पल ही सारे एक दूसरे वर्ल्ड में समन हो जाते हैं और उन सभी को ये समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर हैं। पर यूकी काफी खुश हो रहा होता है, मैं दोबारा से यहाँ पर आ गया। इन सारे बच्चों की ये देखकर काफी फट जाती है कि सामने से काफी सारे डीमंस इनकी तरफ आ रहे होते हैं। पर यूकी अब भी यहीं खड़ा होता है और जैसे ही डीमन उसके ऊपर अटैक करता है तो यूई यहाँ पर आ जाती है और वो उसे बचा लेती है। पर यूकी ने उस डीमन को एक ही फिंगर से हवा में उड़ा दिया होता है और अब वो यूई को लेकर यहाँ से भागना शुरू करता है और सामने से काफी सारे सोल्जर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं। अब इन सोल्जर्स और डीमंस के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। यूकी अपने साथियों के साथ जाकर छुप जाता है और वो ये सोचता है कि अब तक तो वॉर को खत्म हो जाना चाहिए था, तो ये क्या हो रहा है। वो ये देखता है उसके सामने से जो डीमन आ रहा है उसके अंदर कर्ज है और तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो कि इन सभी से ये कहती है कि तुम सभी को यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, तुम सारे यहाँ से चले जाओ। अब एक नाइट भी यहाँ पर आ जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके सारे डीमंस को मारना शुरू कर देता है। इसके पास भी आइस मैजिक की पावर्स होती हैं जिनका इस्तेमाल करके ये डीमंस को ठिकाने लगा रही होती है। अब ये सारे यहाँ से बचकर किंग के कासिल में आ जाते हैं और इस किंगडम का नाम है डिस्टेनिया। किंग उन सभी को ये बताते हैं कि आज से 5 साल पहले भी कुछ ऐसे हीरोज यहाँ पर आए थे जिन्होंने हमारे किंगडम को बचाया था। ये सुनते ही सारे बच्चे काफी हैरान हो जाते हैं। क्वीन उन सभी से ये कहती है, क्या तुम सारे हमारी हेल्प करने के लिए तैयार हो? और इन बच्चों के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं होती तो ये इनकी हेल्प करने के लिए मान जाते हैं। अब अगले सीन में हम दोबारा से उसी नाइट को देखते हैं जो कि सभी को तलवारबाजी सिखा रहा होता है और साथ में ये लड़की सभी को मैजिक करना सिखा रही होती है। यूई भी मैजिक करना सीख जाती है, यानी कि फायर मैजिक। लगता है इसे मैजिक करना तो आ गया। और जैसे ही यूकी यहाँ से जा रहा होता है तभी वो लड़की इसके सामने आ जाती है। क्या एल्का, मैं तुमसे सीनियर हूँ, तुम मुझे थोड़ी इज्जत से बुलाओ। अब वो उसे ये बता रही होती है कि ये दुनिया काफ़ी खतरनाक है और यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग काफ़ी अच्छे से करनी होगी, पर तुम तो टाइम पास कर रहे हो। ये बोलते ही वो यूकी पर अटैक कर देती है और वो उसके बम्स पर एक स्लैप करता हुआ ये कहता है, क्या तुम्हें अब याद आया कि मैं कौन हूँ? और वो जल्दी से उसके सामने आकर बैठ जाती है। अब तो सैसु सामा हूँ, अब खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। अब दिस नाइट यानी कि गिलन को भी इस बात का पता लग जाता है कि सैसु वापस आ चुके हैं और वो ये बात बताने के लिए टिया के पास आ जाते हैं। पर वो इस बात को पहले से ही जानती है। वो ये कहती है, भले ही तुम्हारी बॉडी चेंज हो चुकी हो पर तुम वैसे ही हो। और उसने ये सारा कुछ सैसु की मैजिकल पावर से पता लगा लिया होता है। अब ये सारे लोग उसका वेलकम करते हैं कि वो दोबारा से इस वर्ल्ड में आ चुका है, पर यूकी अब भी थोड़ा सा परेशान होता है। जिसके बाद ये सारी बातें करने के लिए एक ब्रिज पर आ जाते हैं। एल्का उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, तुम सच में उस फाइट के बाद अचानक से ही गायब हो गए थे। मैं भी इस बारे में कुछ खास नहीं जानता, ये सारा कुछ एकदम धुंधला है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर सैसु और टोमा के बीच में फाइट चल रही होती है और ये दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं। और जैसे ही इन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानता, मुझे बस इतना पता है कि मैं फाइट के बाद किसी दूसरे वर्ल्ड में रीबॉर्न हो गया था, पर मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स थी। यूकी इन सभी से ये पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि टोमा का क्या हुआ, क्या वो अब भी जिंदा है? यूकी इन सभी को ये बताता है कि मैंने इस बात को सेंस किया है कि ये सारे के सारे डीमंस कर्स से ऑपरेट हो रहे हैं। ये सुनते ही सारे लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस वर्ल्ड में टोमा ही इकलौता इंसान है जो कि ऐसा कर सकता है। गिलन ये कहता है, उस फाइट के बाद हमने उसे ढूंढने का काफ़ी ट्राई किया पर वो हमें कहीं भी नहीं मिला। इन सभी की बातों के बीच में एक नाइट यहाँ पर आ जाता है जो गिलन से कहता है कि आपको किंग बुला रहे हैं और गिलन यहाँ से निकल जाता है, मैं बाद में मिलता हूँ। इस तरफ किंग डीमंस को लेकर काफ़ी गुस्से में होते हैं और वो ये कहते हैं कि मैं डीमंस के खिलाफ वॉर को डिक्लेयर करता हूँ। गिलन उन्हें समझाने का ट्राई करता है कि अभी काफ़ी देर नहीं हुई है, हमने जिन बंदों को वहाँ पर भेजा था वो अभी तक वहाँ से नहीं आए। पर क्वीन ये कहती है,
पर फाइट तो पहले डीमंस ने ही स्टार्ट किए, तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? 5 साल पहले हमने जो गलती की थी उस हीरो की बात मानकर हमें डीमंस के साथ पीस नहीं बनानी चाहिए थी। इस तरफ यूई अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और यूकी ये देखकर काफ़ी खुश हो जाता है कि वो धीरे धीरे मैजिक में काफ़ी अच्छी होती जा रही है। पर वो इस बात से काफ़ी परेशान है कि उसे इस मैजिक का इस्तेमाल करके किसी को जान से मारना होगा। पर वो इस बात को लेकर काफ़ी खुश भी है कि वो इससे यूके को प्रोटेक्ट कर सकती है। तुम कभी भी बदलने वाली नहीं हो। अब अगले सीन में ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। गिलेन इन सभी को ये बताता है कि मैंने किंग को समझाने की काफ़ी ट्राई की, पर उन्होंने डीमंस के खिलाफ वॉर को छेद दिया है। यूकी ये कहता है, लगता है मुझे दोबारा से वॉर को रोकना होगा। अगर ऐसी ही बात है तो हम सारे भी आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं। पर यूकी उन सभी को मना कर देता है क्योंकि यहाँ पर रुकना भी काफ़ी ज़रूरी है और टोमा से वो अकेला ही निपट सकता है। एल्का अब भी जिद कर रही होती है कि उसे यूकी के साथ जाना है। वैसे तुम तो मेरी पर्सनल गार्ड हो, तो तुम मेरी बातों को टालने वाली नहीं हो, क्यों है ना? और ये सारे उसकी बातों को मान जाते हैं, जिसके बाद ये सारे एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ये इनविजिबल मैजिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि कोई भी नाइट इन्हें देख ना पाए। पर एल्का फुदकती हुई आगे भाग जाती है कि यूकी ये कहता है, अरे यार पुरानी यादें ताज़ा हो गई। एल्का हमेशा से ही ऐसा करती है। वो आगे जाने के बाद एक नाइट को टपका देती है और उसे एक बॉक्स के अंदर पैक कर देती है ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। फिर हम यूई को देखते हैं जिसे अचानक से यूके की प्रेजेंस फील होती है, पर वो इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आगे चली जाती है। अब ये सारे एक रूम में आ जाते हैं और सामने एक स्वॉर्ड रखी हुई होती है। यूकी उसे देखकर ये कहता है, ओ अच्छा, तो तुम यहाँ पर हो। इन नाइट्स को वो बंदा मिल जाता है जिसकी एल्का ने चटनी बनाई थी और ये सारे चौकन्ने हो जाते हैं और उन सभी को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो कि उनके आसपास हैं। इस तरफ गिलेन और टिया ये डिसाइड करते हैं कि वो नाइट्स के पास जाने वाले हैं ताकि वो उनका ध्यान भटका सके, और ये भी एल्का को खींचता हुआ यहाँ से ले जाता है। यहाँ से निकलने के लिए ये सारे एकदम तैयार होते हैं। तभी यूई यहाँ पर आ जाती है। तुम कहाँ पर थे और तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं तुम्हें सच बताऊं तो मैं इस वर्ल्ड में दूसरी बार समन हुआ हूँ और मैं एक ऐसे बंदे के पास जा रहा हूँ जिससे मिलने के बाद मैं इस वॉर को रोक सकता हूँ। पर वो भी उसके साथ जाने के लिए जिद कर रही होती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है और मैं भी तुम्हारे काम आऊंगी। यूकी उससे कहता है, पर मैं अकेला ही वहां पर जाने वाला हूँ। यूई कहती है, तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। पर क्यों? अरे करो तो। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है तो वो अपने फायर और विंड मैजिक का इस्तेमाल करके उसके बालों को सही कर देती है। मैं और भी ज़्यादा मेहनत करने वाली हूँ ताकि मैं तुम्हारे काम आ पाऊँ। और वो उसके फोरहेड पर एक फिंगर रखता है। तुमने ये क्यों किया? अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो तुम्हें इसे टच करना है और इससे ये पता लग जाएगा कि तुम पहले से काफ़ी स्ट्रांग बनी हो या फिर नहीं। और वो इन सभी को बाय करते हुए अपने सफ़र के लिए निकल जाता है। फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो एक शॉप में सामान बेच रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सेसु आ जाता है, यानी कि ये एक पास्ट का सीन है। और यहीं पास में हम एक छोटी सी बच्ची को भी देखते हैं जिसका नाम है रूरी। और ये बूढ़े अंकल सेसु को सामान देने से इनकार कर रहे होते हैं। वो ये कहते हैं, मैंने सामान को काफ़ी मेहनत से बनाया है और मैं तुम्हें इसे बेच नहीं सकता जिसे इसकी वैल्यू भी ना पता हो। अब ये छोटी सी बच्ची भी यहाँ पर आ जाती है। सेसु उनसे कहता है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ये लो, और वो उसके सामने काफ़ी सारे गोल्ड कॉइन्स डाल देता है जिससे ये बूढ़े अंकल मान जाते हैं। ओ अच्छा, तो तुम ये खरीद सकते हो। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूरी के ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है और वो घर से निकल जाती है। जब वो रात में ट्रैवल कर रही होती है तो एक जंगली बोर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिससे उसका सारा सामान नीचे गिर जाता है और साथ में ये ब्रॉच भी। पर वो इसे उठाकर संभाल लेती है। अगर ये मुझसे गुम हो जाता तो ग्रैंडपा की सोल मुझे कभी माफ़ नहीं करती। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो ये जंगली बोर उसके सामने खड़ा है और काफ़ी गुस्से में है। रूरी उसे डील करने का काफ़ी ट्राई कर रही होती है, पर वो बोर काफ़ी गुस्से में है। और जैसे ही वो रूरी पर अटैक करने वाला होता है तभी सेसु यहाँ पर आ जाता है, यानी कि यूकी, और वो उसे बचा लेता है। अब ये दोनों ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं और जब रूरी उसे देखती है तो उसे वही फ्लैशबैक याद आता है कि ये तो शायद वही है जो कि मेरे ग्रैंडफादर के पास आया था। यूकी उसे ये कहता है, तुम इतनी रात में कहाँ पर जा रही हो, वो भी बिना गार्ड्स के? मैं काफ़ी जल्दी में थी तो इसीलिए मैं गार्ड्स लाना भूल गई। क्या तुम मेरे गार्ड बनोगे? मैं तुम्हें पिक करने के लिए भी तैयार हूँ। अरे नहीं, मुझे ऑलरेडी काफ़ी काम है। पर इस सीन को देखकर ऐसा लगता है कि यूकी उसके साथ जाने के लिए मान चुका है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये दोनों एक टाउन के पोर्ट में आ जाते हैं। रूरी उससे जाते हुए बातें कर रही होती है। क्या तुम यहाँ पर पहले भी आ चुके हो? अरे हाँ, मैं काफ़ी लंबे टाइम पहले आया था।
जिसके बाद ये दोनों शिप्स के पास आ जाते हैं और रूरी उनसे कहती है, क्या आप हमें डीमन कॉन्टिनेंट तक लेकर जा सकते हो? पर ये बंदा उसे साफ इनकार कर देता है। लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। और तभी रूरी के सामने कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं। वो ये कहते हैं, हम यहाँ पर सेफ्टी के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं और तुम एक मर्चेंट हो ना, अपनी आईडी दिखाओ। इस आईडी को देखकर वो ये मान जाते हैं कि रूरी सच में एक मर्चेंट है। पर तुम्हारे इस बैग में क्या है? हमें ये बैग दिखाओ। मैं ये बैग तुम्हें नहीं दूंगी। अरे ऐसे कैसे नहीं दोगी? और तभी यूकी यहाँ पर आ जाता है। तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो? अबे ओए, तू कौन है? मैं इसका गार्ड हूँ। ये सारे सोल्जर्स उससे लड़ने के लिए स्वॉर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे यहाँ पर काफी भीड़ जमा हो जाती है। लगता है ये सोल्जर्स दोबारा से फाइट करने वाले हैं। इनका तो रोज का यही काम है। वो अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखते हुए यूकी को वार्निंग देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। शाम में ये दोनों आराम से बैठकर सैंडविच खा रहे होते हैं, जहाँ पर यूकी रूडी की तारीफें करता है कि तुम सच में काफी कमाल की हो। जब वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे तो तुम्हारे चेहरे पर एक स्माइल थी। अरे ऐसा ही है। यूकी उसे ये पूछता है कि वो अब क्या करने वाली है, क्योंकि सारी शिप के ओनर्स ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं पूरी की पूरी शिप खरीद लूंगी। क्या तुम जानती भी हो कि एक शिप कितनी महंगी आती है? मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मुझे कैसे भी इस वाले पार्सल को डिलीवर करना है। इस सुनते ही यूकी के मन में उसके लिए दया आ जाती है। वो ये कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर आज रात हमें आराम करना होगा क्योंकि तुम काफी थक चुके हो। अगले सीन में ये दोनों इनमें आ जाते हैं, जिसका रेंट ये दोनों आधा आधा पे कर रहे होते हैं और सेसु नहा के बाहर आ जाता है। अरे वाह, मजा ही आ गया। एकदम ठंडा पानी था। अब रूरी भी नहाने के लिए जा रही होती है, पर इससे पहले वो इस बॉक्स को यूकी को खोलकर दिखाती है। क्या तुम इस बारे में श्योर हो? और जैसे ही वो इसे खोलती है तो इसके अंदर वही ब्रोच होता है, जिसको देखकर यूकी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। शायद मैं इसे पहचानता हूँ, ये तो वही है। फिर वो अपने ग्रैंडपा के बारे में बताना शुरू करती है, जो कि इस टाउन के काफी अच्छे जूलर थे और वो काफी अच्छी अच्छी चीजें बनाया करते थे। उसके ग्रैंडपा उसे ये कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया था कि पैसा कमाना काफी जरूरी है, क्योंकि उससे तुम उन चीजों को बचा सकती हो जो तुम्हारे लिए कीमती हैं। उन्होंने काफी मेहनत करके इस ब्रॉच को रिपेयर किया होता है और वो रूरी से ही कहते हैं, क्या तुम इसे डिलीवर करके मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगी? प्रेजेंट में वो ये बॉक्स यूकी को देकर नहाने के लिए आ जाती है और मन में ये सोचती है, ग्रैंडपा, फाइनली मुझे एक ऐसा इंसान मिल चुका है जिससे मैं आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। यूकी इस ब्रोच को छूता है और इसके मैजिक को फील करने का ट्राई करता है। रात में रूरी की सोने का स्टाइल भी थोड़ा सा कैजुअल होता है। अब अगले ही पल हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे सोल्जर्स यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि इनमें वो ये कहते हैं, तुम्हारे यहाँ पर कल रात 2 बंदे आए हैं, जिसमें एक छोटी सी बच्ची है और वो एक मर्चेंट है। हमें उनके ऊपर शक है कि वो डीमन के स्पाई हैं। और जैसे ही ये सोल्जर्स रूम में आते हैं तो रूरी इन्हें देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। अरे ओए, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और वो इसे लेकर सीधा खिड़की से नीचे कूद जाता है। ये सारे के सारे सोल्जर्स उन्हें रोकने का ट्राई करते हैं, पर वो उनके ऊपर से काफी आराम से निकल जाता है। अब भागते हुए ये दोनों एक डेड एंड पर आ जाते हैं। रूरी उससे कहती है, लगता है हम दोनों अब मारे जाएंगे। वो सोल्जर्स भी यहाँ पर आ गए थे। आखिरकार तुम दोनों फंसी गए, तो चलो जल्दी से हमसे माफी मांगो, तो हम तुम्हें जाने भी दे सकते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे माफी मांगने वाला हूँ? अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो आकर मुझसे लड़ो। रूरी उसे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम उल्टा इन्हें भड़का रहे हो। तो चलो, अब हमारे जाने का टाइम आ चुका है। ये बोलते ही यूकी पानी में कूद जाता है। रूरी को ऐसे लगता है कि वो दोनों मरने वाले हैं, पर तभी अचानक पानी के अंदर से काफी खतरनाक ड्रैगन बाहर निकल जाता है, जिसको देखकर इन सारे के सारे सोल्जर्स की चड्डी टाइट हो जाती है। यूकी इस मॉन्स्टर से ये कहता है कि हम दोनों काफी लंबे टाइम बाद मिल रहे हैं और मैं तुम्हें सारा कुछ बाद में बताऊंगा। क्या तुम हमें लेकर डीमन किंगडम में जा सकते हो? अरे ओए, ये सारा कुछ क्या हो रहा है और हम इसे रिपोर्ट कैसे करेंगे? रूरी भी इसे देखकर ये सोचती है, क्या सच में ये ओशन का गॉड लिवायथन है? अब ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें सामने से एक रोशनी दिखाई देती है और यूकी ये कहता है कि फाइनली हम डीमन किंगडम पहुंच चुके हैं। पर आगे जाने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती मजाक होना शुरू हो जाता है और यूकी को ये सारा कुछ देखकर काफी मजे आ रहे होते हैं। अरे वाह, इसे फाइट करो, प्लीज यहाँ पर आकर मेरी हेल्प करो। अब लेवाइन इस बड़े से स्क्विड को हरा दिया होता है और वो असल में एक लड़की है। यूकी ये बताता है कि लेवाइन द गॉड ऑफ ओशन है और ये मेरी काफी अच्छी दोस्त है। पर लेवाइन को इसके ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है। तुम मेरी हेल्प करने के लिए वहां पर क्यों नहीं आए? ये दोनों ऐसे ही कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे होते हैं। रूरी ये कहती है, पर हम इसका क्या करें? यूकी स्क्विड को पकड़कर इसकी स्क्विड रिंग बना देता है और ये सारे बैठकर उसे आराम से खा रहे होते हैं। अब लेवाइन इन सभी को डजा के बारे में बताना शुरू करती है। वो ये बताती है तो रूरी ये सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है। आप उसके बारे में क्या जानती हो? वो ये बताती है कि रूरी इस ब्रॉड को जैसे डिलीवर करने वाली है वो डीमन किंग बजाज हैं।
ये सुनते ही रूरी के हाव भाव चेंज हो जाते हैं। ये क्या हुआ, मैं कहाँ फंस गई। अब लिवाइन दोबारा से यूकी के साथ फाइट करना शुरू कर देती है और उसे भी इसे संभालने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही होती हैं। तभी अचानक से यहाँ पर कुछ बच्चे आ जाते हैं। अरे ये दोनों ये क्या कर रहे हो, हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों कपल्स हो, तो लड़ना बंद करो। अबे ओए नीले कबूतर, भाग जाओ यहाँ से। पर वो इसकी बातें नहीं मानते, जिसके बाद ये सारे इस बड़े से स्क्विड को उठाकर पास वाले गांव में जा रहे होते हैं। ये लोग जिस गांव में जा रहे हैं वहां के सारे विलेजर्स इसी स्क्विड को लेकर काफी चिंता में हैं, क्योंकि इसी की वजह से वो सही से फिशिंग नहीं कर पाए हैं और ना ही कोई मर्चेंट यहाँ पर आ रहा है। तभी यूकी यहाँ पर आ जाता है। क्या मैं स्क्विड को यहाँ पर रख सकता हूँ? ये देखते ही वो सारे लोग हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सारे के सारे विलेजर्स स्क्विड के मरने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। यूकी अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालकर स्क्विड के छोटे छोटे पीसेस कर देता है और स्क्विड रिंग्स बना रहा होता है, और ये सारे भी उसका साथ काफी अच्छे से दे रहे हैं। यहीं पास में हम एक बंदे को देखते हैं जो ये कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ह्यूमंस ने अटैक कर दिया है, और वैसे मैं डीमन लॉर्ड डेजास का पर्सनल गार्ड हूँ। मेरा नाम है व्लाड और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इस तरफ ये सारे गांव वाले खा पी कर आराम से सो जाते हैं और ये दोनों लड़कियां गप्पे लड़ा रही होती हैं, जहां पर लिवाइन रूरी को ये बताती है कि आखिरकार वो यूकी से कैसे मिली थी, लेकिन वो इसे ये बात नहीं बताती कि वो यूकी से एक ही पंच में हार गई थी। जैसे ही रूरी को ये पता लगता है कि ये वाला यूकी वही सेसु है, तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है और अब उसे ये बात क्लियर होती है कि यूकी इतना स्ट्रांग कैसे है और वो लिवाइन को कैसे जानता है। अब व्लाड भी यहाँ पर आ जाता है। मैं किसी भी इंसान को छोड़ने वाला नहीं हूँ, पर वो ये देखता है कि यहाँ पर सारे विलेजेस आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं और उसे ये बात समझ नहीं आती कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब यहीं से हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ पर रूरी और लिवाइन पानी के पास आ जाते हैं और लिवाइन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पानी से एक फिश निकालती है और उसे कच्चा ही खा जाती है। इसे कच्चा खाने में ही मजा है। व्लाड भी यहाँ पर आ जाता है और वो लिवाइन को ऐसे देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है। यूकी भी यहाँ पर आकर उसे ये पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम वॉर की वजह से यहाँ पर आए हो? व्लाड इन सभी के सामने झुक जाता है और वो ये कहता है, प्लीज डीमन लॉर्ड को बचा लो, क्योंकि उनकी शादी एक ऐसे बंदे के साथ हो रही है जिन्होंने डीमन लॉर्ड के ऊपर कर्ज कर दिया है। यूकी ये सोचता है, क्या सच में वो कर्ज इतना पावरफुल है कि उसने डीमन लॉर्ड को भी अपने कब्जे में कर लिया है? वॉर्ड इन सभी को सारी बातें एक्सप्लेन करता है कि असल में क्या हुआ था और वो इंसान कैसे सामने आया और उसने डीमन लॉर्ड को अपने कब्जे में कैसे किया। रूरी ये बताती है, मैं उस इंसान के बारे में जानती हूँ, वो काफी पावरफुल मर्चेंट है और उसके पास काफी पैसे हैं। यूकी ये कहता है, इसका मतलब डीमन लॉर्ड किसी के इशारों पर काम कर रही हैं। हाँ, तुमने एकदम सही कहा, तुम तो डीमन लॉर्ड के जर्नल हो, तो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? मैं भी ऐसा नहीं चाहता, पर मुझे डीमन लॉर्ड का साथ देना होगा क्योंकि मैं उनका गुलाम हूँ। अब अगले सीन में यूकी और लिवाइन डीमन कासल की तरफ जा रहे होते हैं, वो भी भागकर। यूकी ये कहता है कि मैंने इस बारे में कभी भी सोचा नहीं था कि हम ऐसा करेंगे। अब उनके सामने अचानक से काफी सारी वुल्व्स आ जाती हैं और लिवाइन उनसे फाइट करना शुरू कर देती है। तुम इन सभी को मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, तो आगे जाओ। फिर हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर व्लाड इन सभी को ये बताता है, इस बारे में कोई भी नहीं जानता कि डीमन लॉर्ड की शादी कब है, पर हमारे पास टाइम भी काफी कम है। वो इन सभी को इस बात के लिए पहले ही वार्न कर देता है कि जिस रास्ते से वो सारे डीमन कासल में जाने वाले हैं, तो उस रास्ते में काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर लेविया ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे वुल्फ्स को ठिकाने लगा दिया होता है। वो यूकी से ये पूछती है कि कासल में जाने के बाद तुम्हारा प्लान क्या है? मैं जाते ही उस शादी को रुकवा दूंगा और साथ में उस टेरेंस बंदे को भी ठिकाने लगा दूंगा। लेविया उसे कहती है, पर बिना उसके हम वॉर को रोक कैसे सकते हैं? यूकी इन सारी बातों को देखकर ये समझ जाता है कि पक्का इसके पीछे कोई इंसान है जिसने इस वॉर को जानबूझकर स्टार्ट किया है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि हमें इस टेरेंस के ऊपर शक करना चाहिए, क्योंकि पक्का ये इंसान कुछ न कुछ जानता है जो कि ये सबसे छपा रहा है। तभी अचानक से यहाँ पर कुछ वुल्फ्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और लेविया अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को काफी आराम से हरा देती है। यूकी उससे पूछता है, क्या तुम पहले से स्ट्रांग हो चुकी हो? तुम्हें क्या लगता है, तुम खुद ही देख सकते हो। जिसके बाद ये दोनों दोबारा से डीमन कासल की तरफ निकल जाते हैं। लेविया ये सोचती है कि मैं पहले से ऐसी नहीं थी, पहले मैं हमेशा ही समुद्र के नीचे रहा करती थी और मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर सेसु से मिलने के बाद मेरी लाइफ काफी चेंज हो चुकी है। अब फाइनली ये दोनों उस जगह पर आ चुके हैं जिसका नाम है इविल बैरो, यानी कि डीमन लॉर्ड का कासल। लेविया ये कहती है, तैयार हो जाओ आगे जाने के लिए। अरे हाँ, तुम सारा कुछ मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर सेसु की फाइट डीमन लॉर्ड से हो रही होती है और वो इसे काफी आराम से हार जाती है। सेसु उसे मारने के बजाय उसे ये कहता है कि मैं ये फाइट करना नहीं चाहता, मुझे बस तुम्हारे साथ बैठकर बातें करनी है, और डेजास भी इस चीज के लिए मान जाती है। अब प्रेजेंट में ब्लड डीमन किंग के पास आता है और उन्हें ये बताता है कि सेसु यहाँ से गायब है और उसके बारे में किसी को भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है, लेकिन अब भी डेजास उससे मिलने की ख्वाहिश में है
और वो वॉर्ड से ये कहती है कि उन्होंने उनके साथ पीस ट्रीटी तो बना ली है और ऐसी पीस को कंटिन्यू करने के लिए उन्हें आगे काफी कुछ करना होगा। अब ये दोनों मार्केट में आ जाते हैं जहां पर सारे के सारे लोग इन्हें अलग अलग तरह की सब्जियां और खाना ऑफर कर रहे होते हैं। वॉर्ड भी ये सारा कुछ देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि वॉर को खत्म हुए 5 साल हो चुके हैं और ये सारे लोग काफी खुश है। तभी अचानक से डेजास का ये ब्रॉच टूट जाता है जो कि सेसु ने उसे दिया था। वॉर्ड उससे कहता है यहीं पास में एक बंदा है जो कि काफी अच्छा ज्वेलर है, मैं उसके पास जाकर इसे सही करवा सकता हूँ। अब ये सारे कासल में आ जाते हैं जहां पर डीमन किंग को इस बारे में पता लगता है कि डिस्टीनिया ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है और वो सभी को इकट्ठा होने के लिए कहती हैं और साथ में जियोन और लेमिना को ये ऑर्डर देती हैं कि वो जाकर सारा कुछ चेक करें। ये सारे के सारे सोल्जर्स फाइट की तैयारियों में लग जाते हैं पर उन्हें इस बात पर काफी गुस्सा आ रहा होता है कि ह्यूमंस ने पीस ट्रीटी को तोड़ दिया है। एक बंदा ये कहता है कि वो लोग काफी बड़े हैं और दिखने में ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर्स हों जिन्होंने काफी बड़े बड़े और हैवी आर्मर्स पहने हुए हैं। ये फाइट चलते चलते अब 1 महीना हो जाता है और डीमन किंग को कुछ भी समझ नहीं आता। अगले पल हम ये देखते हैं कि टेरेंस भी यहाँ पर आ जाता है। वो ये कहता है कि मैं अपनी कंपनी की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इस वॉर को काफी आराम से रुकवा सकता हूँ, पर ये सारे के सारे डीमंस उसके ऊपर काफी गुस्सा हो रहे होते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आया। वैसे मैं इस वॉर को काफी आराम से रुकवा सकता हूँ अगर तुम मुझसे शादी कर लो। और वो उनके सामने एक नेकलेस रखता है जिसके ऊपर कर्स लगा हुआ होता है। डीमन लॉर्ड उसे कहती है लगता है तुम पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आई हो। अरे मैं अपने प्यार के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अपनी सारी कहानियां सुनाने के बाद टेरेन यहाँ से चला जाता है और डेजास भी अपने रूम में आ जाती हैं। वो ये सोचती हैं कि मेरे पास बस यही एक रास्ता है जिससे कि मैं पीस को मेंटेन कर सकती हूँ। ब्लड भी उन्हें समझाने का काफी ट्राई करता है पर वो उसकी बातें नहीं मानती। अब फाइनली वो दिन आ जाता है जब डेजास की शादी होने वाली है और वो काफी अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ पर आई होती हैं और सारे लोग उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफी सुंदर लग रही होती है। जैसे ये छपरी डेजास को नेकलेस पहनाने वाला होता है तभी अचानक से यहाँ की विंडो टूट जाती है और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि उनके ऊपर अटैक हो चुका है और वो सारे दुम दबाकर यहाँ से भाग रहे होते हैं। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि सेसु है यानी कि यूकी। मैं आपको बचाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। टेरेन की सेसु को देखकर काफी फट रही होती है और उसके साथ ही उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी लेविया यहाँ पर आ जाती है जो कि अपने मैजिक से सारे बंदों को ठिकाने लगा देती है। डीमन लॉर्ड उससे कहती है क्या तुम भी यहाँ पर आ गई। इसी मौके का फायदा उठाकर टेरेन यहाँ से भाग जाता है पर तभी अचानक से यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि लेविया के ऊपर एक स्पेशल अटैक करता है और लेविया इसके अंदर फंस जाती है और वो जरा सा भी मूव नहीं कर पाती। इससे पहले ये बंदा लेविया पर डार्क मैजिक से अटैक करता, सेसु इसके एक जोरदार मुक्का मारता है और ये उड़ता हुआ इस बंदे के पास आ जाता है। सेसु अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसके सामने रख देता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। ओ तो तुम सेसु हो, मुझे तुमसे मिलकर काफी खुशी हो रही है और मुझे इसके बारे में अपने मास्टर को बताना होगा। ये बोलते ही बंदा सेसु पर अटैक कर देता है पर वो इसे काफी आराम से रोक लेता है। वो जाते हुए इन सभी से कहता है कि आज मेरे लड़ने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि मैं ये सारी बातें जाकर अपने मास्टर को बताने वाला हूँ। उसके जाते ही डेजास सेसु को गले से लगा लेती है। तुम कहाँ थे, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। ये काफी लंबी कहानी जिसके बारे में मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये सारे बंदे भी अगले पल भाप में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि इन सभी को कर्स से बनाया हुआ था। सेसु इस नेकलेस को उठाकर ये कहता है मुझे ये बात समझ आ रही है कि सारा कुछ टोमा का ही खेल है। डीमन लॉर्ड भी उसका साथ देने के लिए अब तैयार हो जाती है। ये सारा कुछ खत्म हो जाने के बाद रूरी और वॉर्ड भी यहाँ पर आ जाते हैं। रूरी ये कहती है कि आप ठीक हो। यूकी ये बताता है कि हाँ अब सारा कुछ सही है। रूरी उस ब्रॉच को बाहर निकाल दिया और सेसु से डेजास को पहना देता है। मैं जानता हूँ ये दूसरी बार है। अब ये सारे भी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। डेजा ये कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आने के लिए रेडी थी पर मैं अपना कासल छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकती। सेसु कहता है जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेकर वहीं पर जाऊंगा जहां पर मैंने कहा था। रूरी भी काफी खुश हो रही होती है क्योंकि डीमन किंग ने उसे परमिशन दे दी है कि वो यहाँ पर अपनी शॉप खोल सकती है। ब्लड ये कहता है कि तुमने हमारी काफी हेल्प की है तो मैं भी तुम्हारी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हूँ। अच्छा ठीक है। ये सारी वार्तालाप खत्म होती यूकी और उसके साथी यहाँ से निकल जाते हैं। डेजा ये कहती है सुनो जब भी तुम फ्री हो जाओ तो मुझसे मिलने जरूर आना। फिर हमारी कहानी दोबारा से पास्ट में आ जाती है जहां पर हमें यूई और यूकी को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के आसपास ही रहा करते थे और यूई पढ़ाई में काफी कमजोर थी तो यूकी उसकी हेल्प किया करता था और कुछ टाइम के बाद ये दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर एक टाइम ऐसा आता है जब यूकी के काफी अच्छे मार्क्स आते हैं और वो एडमिशन के लिए दूसरे कॉलेज में जा रहा होता है पर यूई काफी सैड होती है और वो उसकी बराबरी करने के लिए काफी मेहनत कर रही होती है पर इसके बावजूद उसके काफी कम मार्क्स आते हैं। इसी बात को लेकर ये सारे छपरियों से बुली करना शुरू कर देते हैं। तुम्हारे मार्क्स काफी कम आए हैं तो ये सारा कुछ छोड़ दो और हमारे साथ एनीसोल की वीडियो देखने चलो, काफी मजा आएगा। और तभी यूकी भी यहाँ पर आ जाता है जो कि इन सारे छपरियों को यहाँ से भगा देता है। मैं भी उसी की वीडियो देखता हूँ तो यहाँ से निकल जाओ। यूकी से ये कहता है कि तुम अपना काफी बेस्ट दे चुकी हो पर फिर भी तुम्हारे मार्क्स काफी कम आए हैं तो अब तुम क्या करोगी। वो मन में ये सोच रही होती कि मैं तुमसे काफी प्यार करती हूँ तो मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर ये सारी ही लड़कियां अपनी मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और यूई की पावर्स भी पहले के मुकाबले काफी स्ट्रांग हो चुकी हैं।
एल्का इन सभी से ये कहती है कि आज की प्रैक्टिस पूरी हुई और बाकी प्रैक्टिस कल करेंगे। ये सुनते ही सारे बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं, पर यूई इन दोनों के पास आ जाती है। आप दोनों यूकी को काफी अच्छे से जानते हो ना? हाँ, हम उसे काफी अच्छे से जानते हैं और हम उसकी काफी इज्जत भी करते हैं। तो एक काम करो, प्लीज मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि मुझे भी यूकी की तरह ही काफी स्ट्रांग बनना है। वो इसे लेकर बाहर आ जाती है और ये समझाती है कि यही वो वर्ल्ड है जिसे बचाने के लिए सेसु यानी कि यूकी फाइट कर रहे हैं। तो हमारा भी यही फर्ज बनता है कि हम भी काफी स्ट्रांग बने और तैयार रहे। मैं भी बस यही चाहती हूँ कि मैं भी काफी स्ट्रांग बनूं और सेसु के साथ रहूं। ये सुनते ही एल्का उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर यूई इसे काफी आराम से रोक लेती है। एल्का आइस मैजिक का इस्तेमाल करती है, पर यूई फायर मैजिक से एक शील्ड बना लेती है, जिससे सारी की सारी बर्फ पिघल जाती है। एल्का उससे कहती है, तुम पहले से ही स्ट्रांग हो। एल्का इससे काफी इंप्रेस हो जाती है, जिसके बाद वो इसे लेकर एक सीवर में आ जाती है जहां पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो ये बताती है कि हम यहीं पर ट्रेनिंग करते हैं। तभी पानी में से यहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। एल्का उसे कहती है कि जाकर इससे फाइट करो। यूई जैसे ही उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से अटैक करती है, तो यूई को ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर मारा गया। एल्का कहती है, जरा ध्यान दो, वो अभी भी जिंदा है। अगले पल ये मॉन्स्टर उसके पंजों से यूई को घायल कर देता है और वो काफी गुस्से में उसके ऊपर दोबारा से अटैक करती है और इसे काफी दूर फेंक कर मारती है। पर अब भी ये मॉन्स्टर मरा नहीं होता। यूई उसे मारने में थोड़ा सा हिचकिचा रही होती है। अगर तुम दोबारा से हिले तो मुझे तुम्हें दोबारा से मारना होगा। तभी एल्का सामने आ जाती है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि तुम काफी सोचती हो और तुम किसी को भी ऐसे मार नहीं सकती। तभी वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर देती है, जिसके बाद वो यहाँ से निकल जाती है। और यूई को भी ये बात रियलाइज हो गई थी कि यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। अब वो दोबारा से अपने रूम में आ जाती है, जहाँ पर टिया अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करके उसे सही कर देती है। एल्का तुम्हारे ऊपर कुछ ज्यादा ही हार्श हो रही थी, तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ही उन्हें कहा था कि वो मुझे ट्रेनिंग दे। वो ये सारा कुछ इसीलिए कर रही हैं ताकि तुम्हारे अंदर की कमी को दूर किया जा सके। टिया उसे ये पूछती है कि वो यूकी के साथ रहना क्यों चाहती है। वो ये बताती है कि हर पल यूकी ने मेरी हेल्प की है, तो अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं भी उसकी हेल्प करूँ। ये सारी बातें खत्म होते ही टिया भी बाहर आ जाती है, जहाँ पर एल्का पहले से ही खड़ी होती है। टिया उससे कहती है कि यूई काफी स्ट्रांग है। मैं इस बारे में पहले से ही जानती हूँ कि वो काफी स्ट्रांग है और वॉर में भी अपने आप को संभाल सकती है। पर मुझे इस बात की चिंता है कि अगर वो हमारे साथ रही तो पता नहीं उसके ऊपर कौन सी मुसीबत आ सकती है। ये सारा कुछ तुम यूई के ऊपर छोड़ सकती हो और अगर उसे कोई हेल्प चाहिए तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये बोलते ही टिया यहाँ से चली जाती है। शाम को ग्लिन यूई को नोटिस करता है, जो कि एक तरफ साइड में खड़ी हुई होती है, और जैसे ही वो जाकर उससे बात करता है तो यूई उसे सारा माजरा समझा देती है। वो ये कहती है कि मुझे फाइट से काफी डर लगता है और मैं किसी को भी ऐसे मार नहीं सकती। अरे तुम इसके बारे में टेंशन मत लो, डरना तो काफी आम बात है। वैसे आपके अंदर फाइट करने की ताकत कहाँ से आती है? मैं एक सोल्जर हूँ और मैं किसी को भी दर्द में देख नहीं सकता, और दुनिया में पीस बनाने के लिए मेरा फाइट करना काफी जरूरी है, भी डर को छोड़कर। ये सुनते ही वो सोच में पड़ जाती है और थोड़ी देर सोचने के बाद वो ये डिसाइड करती है कि मुझे भी फाइट करने का रीजन मिल चुका है और अब मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। अगले सीन में यूई ने एक काफी खतरनाक फायरबॉल अटैक किया होता है, जिससे सामने वाला टारगेट पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जमीन में भी काफी बड़ा गड्ढा हो जाता है, जिसको देखकर ये सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं। अब वो एल्का को लेकर दोबारा से सीवर में आ जाती है, जहाँ पर वो पहले भी आई थी। वो ये कहती है कि अब मैं काफी फोकस्ड हूँ, और जैसे ही वो मॉन्स्टर दोबारा से बाहर आता है तो यूई उसके ऊपर एक काफी खतरनाक फायरबॉल अटैक करती है और उसे एक ही झटके में आग से भून देती है। एल्का ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि यूई ने इस मॉन्स्टर को जान से मार दिया है, पर यूई ये बताती है मैंने इसे मारा नहीं है, मैंने बस इसे रोका है और मैंने ये सोच लिया है कि मैं हार नहीं मानूंगी और किसी की भी जान नहीं लूंगी। और हम ये देखते हैं कि ये मॉन्स्टर अब भी जिंदा है। तुम्हारा ये जवाब एकदम सेसुकी जैसा है, पर अब भी तुम्हें काफी मेहनत करनी है। अरे हाँ, मैं इसके लिए एकदम तैयार हूँ ताकि मैं यूकी को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। इस तरफ ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वॉर का भी ऐलान हो चुका है। सोल्जर्स लड़ने के लिए एकदम तैयार हैं और यूई भी ये सोचती है कि यूकी, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, बस मेरा इंतजार करना। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही बीस्ट मैन कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाते हैं, पर लीविया काफी रिलैक्स्ड होती है और वो आराम से लेटकर बीस्ट वाले कुरकुरे खा रही होती है कि यूकी उसे ये पूछता है कि पहले तो तुम काफी एक्साइटेड थी और अब तुम काफी रिलैक्स हो। तुमने मुझे स्लीव की तरह ट्रीट किया है, तो अब मुझे रिलैक्स करने दो और चुपचाप खाने दो। हाँ, पर क्या तुम टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती? उसे करने में काफी मेहनत लगती है और काफी ज्यादा टाइम भी जाता है। पर तब अचानक उनकी घोड़ा गाड़ी रुक जाती है और इसके अंदर एक और नई लड़की चढ़ती है। यूकी उसको देखकर थोड़ी सी स्माइल करता है। अरे एलिस, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो?
वो भी सेसो को देखकर रोना शुरू कर देती है। अब ये सारे एक साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं और सेसो इन सभी को ये बताता है कि आखिरकार एलिस कौन है। एलिस भी इन सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो ये कहती है कि मैं मास्टर सेसो की एक स्टूडेंट हूँ और इसके साथ एक छोटी सी लड़की भी होती है जो इसकी बहन है। सेसो ये पूछता है, क्या सच में तुम्हारी बहन भी है? पर मैं तो ये नहीं जानता था। हम दोनों में ब्लड रिलेशन नहीं है, पर फिर भी मैं इसे अपनी बहन मानती हूँ। सेसो ने ये बताता है कि हम सारे बीस्टमैन कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं ताकि हम टोमा को हरा पाएं। क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? पर वो इस चीज के लिए मना कर देती है क्योंकि उसके पास एक काफी सॉलिड रीजन है। अब एलिस अपने बारे में बताना शुरू करती है कि सेसो के जाने के बाद उसने काफी ज्यादा ट्रेनिंग की और उसने एक ड्रैगन को मारने का ऑर्डर भी लिया था। फिर कहानी पास्ट में चली जाती है जहाँ पर एलिस एक लड़की के घर में आती है और ये लड़की वही है, यानी कि एमिल। ये दोनों बैठकर खाना खाती हैं। एलिस उससे पूछती है, क्या तुम इस घर में अकेले रहती हो? और वो ये बताती है कि पहले वो इस घर में अपने बड़े भाई के साथ रहा करती थी, पर जब से इस विलेज में वो ड्रैगन देखा गया है तो तब से उसके बड़े भाई गायब हैं और तभी से वो इस घर में अकेले रहती है। ये सुनते ही एलिस काफी शॉक्ड हो जाती है। वो उससे ये कहती है कि मैं ट्रैवल करते हुए काफी थक चुकी हूँ, क्या मैं यहाँ पर रुक सकती हूँ? अरे हाँ, आप यहाँ पर रुक सकती हैं, मुझे काफी अच्छा लगेगा। और वो इसे बड़ी बहन कहकर बुलाती है और ऐसे ही इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर सेसु ये पूछता है, क्या सच में इस छोटी सी बच्ची का भाई मारा गया? एलिस ये बताती है कि जब भी वो ड्रैगन अटैक करता है तो वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ता और किसी के भी मरने के निशान नहीं मिले हैं, तो इससे ये बात तो तय है कि उसने किसी को मारा नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि मार दिया हो और वो कोई सबूत ना छोड़ता हो। कहानी दोबारा से पास्ट में आ जाती है जहाँ पर एलिस और एमिल इस ड्रैगन को मारने का ट्राई कर रहे होते हैं और जैसे ये ड्रैगन यहाँ पर आता है तो एलिस उसके ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो घायल हो जाता है और यहाँ से भाग जाता है। एलिस उसका पीछा करने का काफी ट्राई करती है पर वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देता और जब वो दोबारा से विलेज में आती है तो वो ये देखती है कि यहाँ के सारे लोग गायब हैं, बस यहाँ पर एक ही लड़की बची है और वो है एमिल। यहीं से हमारी कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर एलिस ये बताती है कि मैं सिटी में जा रही हूँ एक ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि एमिल का ख्याल रख पाए और मैं उसके भाई को ढूंढने के लिए जाने वाली हूँ। सेसु भी ये बहुत थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो ये कहता है कि आज तक मैंने ऐसे केस के बारे में कहीं भी नहीं सुना, पर तुम चिंता मत करो, हम दोनों ही तुम्हारा साथ देने के लिए एकदम तैयार हैं। ये सुनते ही एलिस और एमिल काफी खुश हो जाती हैं। लिविया अपना दिमाग चलाते हुए ये कहती है कि मुझे ऐसा लगता है सभी के पीछे ज़ॉम्बीज हो सकते हैं। अबे ओए साथी फेल, ज़ॉम्बीज इंक्रीज करते हैं ना कि डिसअपियर। पागल है क्या तू? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो वो एयर ज़ॉम्बीज होंगे जो कि डिसअपियर हो सकते हैं। अपनी बकवास बंद करो। सेसु के भी दिमाग के पेच ढीले हो जाते हैं। वो ये कहता है कि ये एक एलियन अटैक हो सकता है। यहाँ पर एलियन आए होंगे जो कि सारे के सारे गांव वालों को उठाकर यहाँ से ले गए होंगे। हाँ, बढ़िया आई। इन सभी की घोड़ा गाड़ी आगे रुक जाती है क्योंकि आगे काफी सारा पानी है। एलिस कहती है कि वो दोबारा से जेट्रू विलेज में जा रही है ताकि वो कुछ एविडेंस को ढूंढ पाए। क्या तुम वहां पर अकेले जाओगी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी मेरे साथ चलोगे। सेसु को ये बात धीरे धीरे समझ आ रही होती है कि वो ड्रैगन उस विलेज पर बार बार अटैक क्यों करता है और सारे लोग वहां से अचानक गायब क्यों हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग अटैक से पहले ही गायब हो जाते हैं और पक्का कोई ना कोई है जो कि ट्रांसफर मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। एलिस ये पूछती है, पर ऐसा कौन कर सकता है? ये तो तुम इस बच्ची से ही पूछ सकती हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यही वो ट्रांसफर मैजिक कर रही है। तुम मेरे ऊपर शक कर रही हो? मैं तो एक छोटी सी बच्ची हूँ, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम जब अपनी स्टोरी सुना रही थी तो मुझे तुम्हारे ऊपर शक हुआ और तुम्हारे पास भी तो 2 साल थे और तुम गायब क्यों नहीं हुई? तभी अचानक से एमिल एक इविल स्माइल करती है जिससे इस घोड़ा गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ये बंदा भी यहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है, पर ये सारे बच चुके हैं। ये सारे इस बात को देख के चौंक जाते हैं कि एमिल ही वो ड्रैगन है और अब वो ड्रैगन इन सभी के ऊपर बार बार अटैक्स कर रहा होता है। पर एलिस पूरी तरह से फ्रीज हो जाती है और उसे इस बात पर अब भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वो ड्रैगन एमिल ही है। सेसु उससे कहता है कि ऐसे खड़ी मत रहो, जाकर उसके ऊपर अटैक करो, तुम मेरी एक काफी अच्छी स्टूडेंट हो। जैसे ही ये दोनों उसका ध्यान भटकाते हैं तो एलिस उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है जिससे वो एक ही झटके में डिसअपियर हो जाता है, जिसके बाद सेसु और लिविया दोबारा से अपनी जर्नी पर निकल जाते हैं। सेसु ये पूछता है कि हमने उसे वहां पर अकेला छोड़ दिया, क्या ये सही है? लिविया ये बताती है कि हमने पहले ही उस ड्रैगन को खत्म कर दिया है तो अब सारा कुछ एलिस काफी आराम से संभाल सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है एलिस को जो कि दोबारा से उसी घर में आ जाती है जहां पर वो एमिल के साथ खाना खाया करती थी, पर तभी अचानक वो ये देखती है कि एमिल यहाँ पर आ जाती है और उसके साथ काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं। एलिस उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड तान देती है। तुम जिंदा कैसे हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें क्या लगा मुझे मारना इतना आसान होगा? तुम मुझे ये बताओ कि सारे के सारे विलेजर्स कहाँ पर है? मैंने उन सभी को डॉल्स में कन्वर्ट कर दिया है। क्या डॉल्स में? वैसे मेरा नाम एमिल नहीं है, मेरा नाम है मेल्यूर और मैं एक मॉन्स्टर मास्टर हूँ। एलिस ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है जब मेल्यूर ये बताती है कि वैसे मुझे ये नाम मास्टर टोमा ने दिया है, यानी कि ये भी टोमा के साथ मिली हुई है।
फिर हम एक छोटी सी बीस्ट बच्चे को दिखाया जाता है और वो जैसे ही मार्केट से गुजरती है तो सारे लोग उसे देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं और उसे खाने के लिए अलग अलग चीजें ऑफर करते हैं और वो इन सभी के लिए मना कर रही होती है, लेकिन ये सारे बाज नहीं आते। अब वो इस सारी कहानी को लेकर अपने घर में आ जाते हैं जहाँ पर उसकी एक बीमार बहन होती है। वैसे इसका नाम है शेरो और इसकी बीमार बहन का नाम है मिनी। मिनी को, जिसकी हालत काफी खराब होती है, वो अचानक से खांसना शुरू कर देती है। शेरो उससे कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही कर दूंगी। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर काफी सारी दवाई की बॉटल्स होती हैं। ये सारी की सारी बॉटल्स खाली हैं और इस लड़की की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यूकी और लेविया बीस्ट कॉन्टिनेंट पहुंच चुके हैं और वो रॉयल कैपिटल में जाने के लिए इस बंदे से बोट मांग रहे होते हैं। अबे ओए, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और मैं तुम्हें बोट क्यों दूं जबकि मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। देख रहे हो लेविया, ये बंदा हमसे कैसी बातें कर रहा है। अब बस तुम ही बची हो जो कि हमें वहां पर लेकर जा सकती हो। तुम मेरे ऊपर पिछले 3 दिनों से सवारी कर रहे हो और अब भी तुम ये चाहती हो कि मैं तुम्हें वहां पर लेकर जाऊं। प्लीज मान जाओ ना। और वो मान जाती है। फिर हम दोबारा से शेरू को देखते हैं जो कि मेडिसिन लेने के लिए एक शॉप में आ जाती है। ये लेडी उसे कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट काम है जिससे तुम अच्छे पैसे कमा सकती हो, पर वो काम काफी खतरनाक है। वो इसे यूकी की फोटो दिखाते हुए ये कहती है कि इसे यूकी को जान से मारना है और इसके लिए उसे काफी मोटे पैसे मिलने वाले हैं। पर तभी अचानक से यूकी और लेविया यहाँ पर आ जाते हैं। शेरो चुपचाप मुंह छुपाते हुए यहाँ से निकल जाती है, पर वो जाते हुए यूकी को भी नोटिस कर लेती है। जब रात में ये दोनों आराम से घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं, तभी ये शॉपकीपर और शेरो उन्हें मारने के लिए एकदम रेडी हो जाती है। शेरो इस जॉब से थोड़ी सी नर्वस तो होती है, पर उसने ये ठान लिया है कि अपनी बहन के लिए वो ये सारा कुछ करने के लिए तैयार है। आप मेरी एक बड़ी बहन के जैसी हो और मैंने ये सोच लिया है जब मुझे काफी सारे पैसे मिल जाएंगे तो हम तीनों कहीं दूर चले जाएंगे जहां पर हम आराम से रह पाएं। चाबियां मिलते ही शेरो इन दोनों के रूम में आ जाती है। वो ये देखते हैं कि ये दोनों ही आराम से घोड़े बेचकर सो रहे हैं। जैसे ही वो इन दोनों पर अटैक करती है तो इससे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये सारा कुछ यूकी का एक इल्यूजन था और वो अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे ये सीधा खिड़की से बाहर आ जाती है। अब वो दोबारा से अपने हाथों को पंजों में कन्वर्ट कर लेती है और उस पर एक जोरदार अटैक करती है, पर यूकी इस अटैक को काफी आराम से तोड़ देता है और उसके पास जाकर उसे ये कहता है, अगर तुम्हारा ये अटैक टाउन में ब्लास्ट हो जाता तो काफी सारे लोग मारे जाते। ये तुम क्या कर रही हो, पागल हो क्या? वो उसके एक जोरदार थप्पड़ मारता है जिससे उसका सारा का सारा कर्ज दूर हो जाता है। अब जैसे ही उसकी आंखें खुलती है तो वो ये देखती है कि यूकी उसके सामने बैठा हुआ है और वो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, पर मिनी को उसको रोक लेती है। क्या तुम पागल हो गई हो? ये दोनों ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आए हैं जब तुम बेहोश थी। यूकी उसे इशारा करता है जिससे एक बात तो साफ हो जाती है कि यूकी ने इसे कुछ भी नहीं बताया है। यूकी उसे बताता है कि उसकी बहन बीमार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर कर्स मैजिक का इस्तेमाल किया गया है। और जैसे ही वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है तो मिनिको की बॉडी से ब्लैक स्मोक बाहर निकलनी शुरू हो जाती है। वो ये बताता है कि ये एक तरह का कर्स मैजिक है। तो क्या सच में मेरी बहन सही हो सकती है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे तुम चिंता मत करो, ये सही हो जाएगी। अगले पल वो यहाँ पर एक स्वर्ड को समन करता है जिसका नाम है ग्लूटन, जो कि इस सारे के सारे कर्स को खाना शुरू कर देती है। पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है, पर शिरो सामने आ जाती है और ये चाकू उसको लग जाता है। ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन थी, यानी कि वही शॉपकीपर। लगता है तुम मेरे काम को पूरा नहीं कर पाओगी, तो मैं इन सभी के साथ में तुम्हें भी जान से मारने वाली हूँ। पर तभी लेविया यहाँ पर आ जाती है जो कि अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके इसे काफी दूर फेंक कर मारते हैं। वो दोबारा कुनाई से इसके ऊपर अटैक करती है, पर लेविया इसे काफी आराम से बच जाती है। मैं जानती हूँ कि तुम एक सी गॉड हो, पर ये सी नहीं है और तुम यहाँ पर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। और अगले पल वो यहाँ पर अपने काफी सारे क्लोन्स बना लेती है और लेविया को चारों तरफ से घेर लेती है। लेविया अपने वाटर मैजिक से इसके सारे के सारे क्लोन्स को एक ही बार में खत्म कर देती है और इसके ऊपर भी एक जोरदार अटैक करके इसे भी नॉकआउट कर देती है। तुम ऑलरेडी हार चुकी हो, तो मुझे सच सच बता दो कि टोमा क्या चाहता है। वो लेविया को सारा कुछ बताने से इनकार कर रही होती है, पर जैसे ही लेविया उसे जान से मारने वाली होती है, वो ये कहती है कि टोमा सामा यही चाहते हैं कि वो इस दुनिया के गॉड बन जाए और सारी की सारी स्पीशीज को जड़ से खत्म कर दें, और ऐसा करने में हम उनकी हेल्प करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलते ही वो यहाँ से गायब हो जाती है। तभी यूकी और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। सच में गॉड बनना चाहता है तो मुझे उसे रोकना होगा।
अगली सुबह यूकी और लेविया अपने सफर के लिए निकल जाते हैं, पर जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वहां पर उन्हें शिरो और मिनिको मिल जाती हैं। वो ये कहती हैं, अगर तुम फाइट करने जा रहे हो तो हमें भी अपने साथ लेकर चलो। यूकी भी इन दोनों को अपने साथ रॉयल कैपिटल ले जाने के लिए मान जाता है। तो इसी के साथ हमारे इस एनिमे का पहला पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, और वैसे आपको सेकंड पार्ट पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो चलो फिर आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनी सोल।